क्योंकि जब कम पानी होगा तो जाहिर सी बात है आप ऐसे में जो हमारा बीज उत्पादन जो है, जो चारे का बीज उत्पादन है, ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और हमारे देश में चारे का जो संकट है, आप देखिए हरा चारा नहीं मिलता या बीज नहीं मिलते हैं। ऐसी चीज़ों का चयन करें, हमें कुल मिला के किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ की ओर अग्रसर करना है और पैसा मिलने के लिए फसल को अपने हिसाब से मौसम के आधार पर चयन करना। कैसे हम कम पानी में अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और कैसे मोटे अनाज को हम अगर ज़्यादा आगे चल कर के हम फसल बोते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। खेत का समतलीकरण, यदि आपका खेत समतल नहीं है तो आप बहुत बड़े संकट में आ गए। चौड़ी मेड़बंदी करें आप, क्योंकि जो बारिश का पानी आएगा, जितना भी पानी आए वो आपके जल में, नीचे भूमिगत जल में जाए, जल स्रोतों में जाए। दूसरी बात, अपने मिट्टी की सेहत की जांच जरूर कराएं। मिट्टी में एक तो जो है हमारे पास वैसे ही आपदा आ रही है, दूसरी बात ये ज़मीन में जो शत्रु बैठे हैं, जो दुश्मन कीड़े बैठे हैं, इनको भी क्या बोलते हैं कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके फसल में बाधा हैं। बीज, अपनी खाद, अपनी दवाई, ये 3 मंत्र यदि किसान भाई अपना लें, दावे के साथ कह सकता हूँ किसान हर एक चुनौती से लड़ सकता है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं आपके लिए। खासकर कृषि प्रधान इस देश में किसानों को लेकर के जो पहले से ही अगर सचेत कर दिया जाए तो उनको जो फसलों को लेकर नुकसान होता है वो कम किया जा सकता है। जी हाँ, इसीलिए आपके लिए हमने आमंत्रित किया है जो कि कृषि वैज्ञानिक केंद्र कटिया के जो है अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। पहले आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि सूबे का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, कुल 75 जनपद हैं, लेकिन इस बार जो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है वो आपको सचेत करने वाली बात इसलिए है चूँकि ये कहा जा रहा है कि सामान्य से कम वर्षा होगी। 10 तो ऐसे जनपद हैं जहां पर सूखे की आशंका जताई गई है और 60 ऐसे ज़िले हैं जहां सामान्य से कम वर्षा है। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात रहने वाले हैं आगे चलकर। ऐसे में किसान भाई क्या करें कि उनकी उपज जो लागत है वो भी निकले, उपज को नुकसान ना हो। इसके लिए हमने सोचा इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कृषि वैज्ञानिक वो अपने अगर सुझाव दें और उस पर किसान अमल करें तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान जो होने वाला है, चूँकि सूखे के आसार बताए गए हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल यही है कि सूखे के आसार को लेकर के चेतावनी दी गई है, ऐसे में आपका किसानों को लेकर क्या सुझाव है? बिल्कुल, देखिए मानसून में, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, निश्चित तौर पे ये एक चिंता का कारण है। और ये पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो कहीं कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई जोन स्पेल, तो ये, और उसके बाद ओले पड़ना, आंधियाँ जो आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक अलर्ट है। ऐसे में स्थिति में एक विपरीत चिंता वाली वाकई में बात है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका हमारी फसलों पे, आगामी जो फसलें अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, ये बहुत ही विपरीत इसका असर पड़ता है यदि हम कुछ चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें। जैसे कि फसल आधारित, हम मिट्टी आधारित अपनी फसलों का चुनाव, हम जनरली क्या करते हैं, डिसीजन बाद में लेते हैं। एक्चुअली में जो अच्छा किसान है वो हमें पहले से इस चीज़ को, सिचुएशन को देख करके डिसीजन ले लेता है कि हमें आगे की फसल को क्या लेना, पूरी फसल प्लानिंग और हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है। जिसने अपनी मिट्टी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और अपने संसाधनों को देखते हुए प्लान किया, वहाँ ये दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। और ख़ास तौर से एकल फसल जहाँ हम लगाते हैं, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चिंता की बात है।
लेकिन इसमें वर्तमान समय में जो मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी मिट्टी स्वस्थ है, यदि आपके संसाधन आपके अच्छे हैं, आपने सही से व्यवस्था कर रखे हैं, यानी सूखे की स्थिति में जो जल की स्थिति है, जल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। पानी की बड़ी महत्ता है और जल ही जीवन है, जल अपने जीवन का आधार है। कृषि की बहुत बड़ी वो बात है। तो जल, अधिक जल एक बहुत बड़ी संकट का कारण, और कम जल ये भी एक संकट का कारण है। तो कुल मिलाकर के जल केंद्रित जो बात हो रही है वो हमारे जीवन शैली को पूरा परिवर्तित करती है। इसलिए जो सूखे की स्थिति की बात हो रही है, ऐसे में जब पानी कहीं कम बरसेगा और कहीं कहीं ज़्यादा होना, जैसे जितनी बारिश हमारे ज़िले में होती थी, वो बारिश स्पेल में ना होकर के ब्रेक में कहीं कहीं ज़्यादा, एक साथ ही 200-250 हो जा रही है बारिश, और उसके बाद ड्राई स्पेल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये चिंता का कारण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होना वो भी घातक है और बहुत ज़्यादा ड्राई जोन होना वो भी घातक है। ऐसे में किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि जो फसल है विविधीकरण को अपनाएं, न कि जो पहले से प्रोडक्शन जो हम करते चले आए हैं उसी की तरफ न ध्यान करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण जैसे मोटे अनाजों की खेती के तरफ इस समय हमारे लिए एक उपयुक्त समय भी, मोटे अनाज पे जो है ये एक तरह से किसानों के लिए एक वरदान भी है, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा भी चीज़ है और दूसरी पे समय की मांग है। ये कम अवधि कम पानी वाली फसलें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम लागत, कम अवधि में, कम पानी में, कम बीमारियों में और अच्छा उत्पादन, अच्छा रेट देने वाली और हमारी स्वास्थ्य हितकर है। तो मोटे अनाज के तौर पर क्या क्या करें? के तौर पे जैसे सांवा है, हमारा रागी है, मड़ुआ है, कंगनी है, हमारा चीना है, इनको बाजरा है, हमको ये मक्का है, sorghum है। आज इनके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे बाजार का दृष्टिकोण, क्योंकि किसान के लिए बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाजार के दृष्टिकोण में देखें तो आने वाला समय जो है हमारा वर्तमान समय चल रहा है, अब मोटे अनाजों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हो रहे हैं। उत्पादन में क्या अंतर है? उत्पादन में ये देखिए, उत्पादन में ये मान के चलिए कि लोगों के दृष्टिकोण से लगता है कि शायद इसका उत्पादन कम है, लेकिन आप इस बात से समझें कि हमें मूल्य से मतलब है। अगर उत्पादन कम है लेकिन मूल्य अगर 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि फसल की आर्थिकी जो है, जो लाभ है, वो ज़्यादा मैटर करता है, न कि उत्पादन मैटर करता है। मान लीजिए कोई किसान 5 बीघे में धान बोता है और 5 बीघे में सांवा या कोदो लगाता है, तो मूल्य धान से ज़्यादा होगा उसका? बिल्कुल। देखिए क्या है कि धान का जो आपने लगाया, तो धान के साथ एक विशेष वो बात है, क्योंकि मार्केटिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि ज़्यादातर किसान हमारे धान के किसानी परेशान होते हैं, क्योंकि धान की बिक्री का एक बड़ा इशू है और उससे कुछ उत्पाद नहीं बना सकते। लेकिन मोटे अनाजों में ये स्थिति है कि मोटे अनाजों से बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं आप, और इसमें हालांकि हर किसान नहीं कर सकता, लेकिन बीज की बात जो है, ये बीज बहुत बड़ा अभी एक चुनौती है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बीज की किल्लत पूरे प्रदेश में है। अभी अच्छे बीज, आप मोटे अनाजों की बात करें तो शायद अच्छे बीज आपको नहीं मिलेंगे। बीज कृषि का आधार है। अगर किसान को खेती बचाना है तो अपने बीज को संरक्षण करना पड़ेगा। आज की स्थिति क्या हो गई कि हम बाजार आधारित बीज पे निर्भर हो गए हैं। मुख्य बात यह है कि किसान तभी आत्मनिर्भर या सशक्त हो सकता है या इन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से तब निपट सकता है जब उसके पास अच्छे बीज हों, और अच्छे बीजों के लिए अपने बीज उत्पादन में किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो अनाज के रूप में हम किसान भाई काम करते हैं, हम बीज के रूप में अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे हम विविधीकरण के बीज, जैसे अब अरहर की बात करें, अरहर के बीज जो है उपलब्धता अभी बहुत कम हो रही है। उड़द मूंग की बहुत शॉर्टेज हो रही है। जो हमारे मोटे अनाज हैं इनकी तो मांग है ही बनी हुई है। साथ ही साथ जो सब्जी के हैं, जो चारा वाली फसलें हैं, फॉडर क्रॉप में आप देखेंगे पशुपालन में बहुत बड़ा स्कोप है। आप ढैंचा सनई की मैं बात करूं, आप पूरा प्रदेश आप देख लीजिए, पूरे देश भर में जो हरी खाद की बात होती है, ढैंचा को ही लोग मानते हैं कि हरी खाद करना है। और ऐसा नहीं है कि ढैंचा ही खाद करना है, ढैंचा के साथ साथ सनई कर सकते हैं आप उड़द मूंग से कर सकते हैं, आप लोबिया या तिल्ली लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर ये मांग बनी हुई है तो हम ढैंचा के सीड प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? हमको इसमें भी आकर के हमें एक अच्छा जो है मूल्य मिल सकता है। यानी हम बाज़ार बीज केवल ले रहे हैं, हम बीज दे नहीं रहे हैं।
तो किसान भाइयों को अभी इस समय क्या है कि विविधीकरण यानी फसल विविधीकरण, सब किसान अगर धान करेंगे तो निश्चित तौर पे एक देश के लिए भी एक चुनौती है और वर्तमान किसान को बेचने के लिए भी दिल लगती है, क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता है। मांग आधारित, जो मांग आधारित बीज हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के अपने अपने कुल मिलाकर के हर एक के मूल्य है। तो फसल विविधीकरण सबसे मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात यह है कि अपना बीज हो, अपनी खाद हो, अपनी दवाई हो, स्वस्थ मृदा, तभी खेत हरा रहेगा और समृद्ध किसान तभी हम बन सकते हैं जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। तो कुल मिलाकर के आज की जो चर्चा है, आज का जो चुनौती है, उस चुनौती से निपटने के लिए हमें मृदा के स्वास्थ्य पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। यदि मिट्टी अगर आपकी स्वस्थ है, पौधा स्वस्थ है, अच्छे बीज आपके देसी हैं, परंपरागत बीज आपने बनाया है, मिट्टी स्वस्थ है, इन जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होने, क्योंकि वो पौधा इतना मजबूत रहेगा, मिट्टी इतनी मजबूत होती है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो बीमारियां या किसी भी प्रकार की आपदा को झेलने में हम सक्षम होते हैं। अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, वातावरण को, पर्यावरण को सशक्त। बिल्कुल। तो डॉक्टर दया श्रीवास्तव, जिनसे हम लगातार आपको सुझाव दे रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव किसान भाइयों के लिए हैं। मोटे अनाज को लेकर क्या आपके लिए फ़ायदेमंद कितना साबित हो सकता है, मृदा परीक्षण को लेकर के आपने कैसे बताया। और दूसरी बात जो है, कम पानी पर आपका बहुत जोर है। ऐसे में मेरा अगला सवाल यही है कि कम पानी में अच्छी पैदावार होने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी किसान भाइयों के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, दलहन की फसल हमारी कम पानी की रिक्वायरमेंट है, और जैसे हमने कहा कि जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, जो हमारी परंपरागत पहले फसलें होती थी, ये बहुत कम पानी और कम आपकी उर्वरता यानी पोषक तत्वों की डिमांड कम होती है। जितनी हाइब्रिड वैरायटी होती है उनकी पोषक तत्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी खाद की भी किल्लत है। अब इस समय किसानों के सामने एक हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जनरली एक चिंता का विषय है कि खाद का संकट में रहा तो उत्पादन घट जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि बाजार की खाद पे आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपनी हरी खाद, देसी खाद, जो अन्य खादें हैं, जो जीवांश खादें हैं, बायोडायनेमिक खाद है, केचुआ खाद है, मुर्गी की खाद है, बकरी की खाद है, और साथ में एजोला है, नील हरी शैवाल है, यानी इस खाद का जो पोषक तत्वों का प्रबंधन यदि आपने नाडेप खाद है समन्वित रूप से आपने कर लिया, उसके बाद खाद के साथ साथ उर्वरक। अब उर्वरक में एक बड़ी चुनौती है, ये जनरली भ्रांतियां हैं कि उर्वरक जब भी हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में केवल यूरिया, डीएपी का नाम आता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उर्वरक में दो प्रकार के उर्वरक हैं। ये रासायनिक उर्वरक जो यूरिया और डीएपी, पोटास की बात करते हैं, ये रासायनिक उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं जैव उर्वरक, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। हमारे लिए सिद्धांत यह, पहले हम जैव उर्वरकों को प्राथमिकता दें, उर्वरक तो वो भी हैं। तो जैव उर्वरकों में हमारे पास है एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएसबी है, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, बायो एनपीके कंसोर्टिया भी अवेलेबल है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए भी क्या है, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। यानी हम जैव उर्वरकों और देसी खाद और जैव उर्वरकों का यदि अपने समावेश कर लिया तो मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा सा प्रयास लगता है, श्रम की ज़रूरत है, और जनरली चूँकि गाँव में लेबर की शॉर्टेज है, ये सब करने के लिए चूँकि खाद के लिए जानवरों का भी, कृषि और पशुपालन का बहुत अभिन्न रिश्ता है। यदि इस रिश्ते को हमने तोड़ दिया तो हमारी कृषि संकट में आ जाएगी। हमें यही ध्यान रखना है कि अच्छा किसान वो है जो कृषि और पशुपालन, और कहते हैं ना कि बागवानी भी होनी चाहिए, विविधीकरण, यानी आपके पास वानिकी भी होना चाहिए, आपके पास फल फूल होना चाहिए, आपके पास सब्जी भी होना चाहिए, आपके पास दलहन भी होना चाहिए, आपके पास तिलहन भी होना चाहिए, आपके पास चारा भी होना चाहिए। जो रूप कहा गया है विविधीकरण का आपके पास यदि है तो आपको किसी भी तरीके के परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सबसे बेहतर एक विकल्प है हमारे इन चुनौतियों से निपटने के लिए। यानी आपके पास एक ऐसा मॉडल कि हर चीज़ आपके पास है, तो एक भी अगर लॉस होती है तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाए। अच्छा, मैंने एक सवाल वही किया था कि कम पानी में वो कौन कौन सी फसलें, साल्ट में कौन कौन सी फसलें किसान बो सकता है? बिल्कुल, एक तो दलहन की हैं, आपकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं बाहर लगा सकते हैं। देखिए, तिल्ली है, तिल्ली का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, रेट भी अच्छा मिल जाता है। उड़द है, मूंग हमारी है, इनकी बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि दलहनी फसलों में जनरली पोषक तत्व मैंने कहा। दूसरी बात, मोटे अनाज मैंने कहा सबसे प्रायोरिटी पे आते हैं मोटे अनाज। इसमें पानी न के बराबर, यानी आपने एक बार अगर लगा दिया, बो दिया, ये पौधा निकल गया तो शायद पूरे अगर ड्राई स्पेल भी जा रहा है तो ये आपको कुछ न कुछ आपको एडिल दे के जाएगा।
लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है इनकी पानी की रिक्वायरमेंट्स और इनके पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जो किसान हाइब्रिड्स को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए एक संकट की स्थिति हो जाएगी। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है और पोषक तत्वों के अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र की अभाव हो रहा है तो पानी और केमिकल फर्टिलाइज़र के अभाव में और ऊपर से मानसून की स्थिति में फिर आपके लिए एक चुनौती बन जाएगी कि उसकी आपूर्ति कैसे करें, और आपूर्ति यदि नहीं हो पाई तो उत्पादन आपका कम होगा। इसको बचाने के लिए कुल मिलाकर के अपने ये है कि हमें देसी हरी खाद, जैविक खाद और जैव उर्वरकों को प्राथमिकता दे करके आपने कम पानी वाली और कम पोषक तत्वों वाली डिमांड की करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब से यही है कि सूखे के दौरान खेत में नमी बनाए रखने के लिए किसान क्या उपाय करें? बिल्कुल, नमी के लिए सबसे बड़ी बात है जिसमें जीवांश कार्बन, यानी कहते हैं ना कि हरा पदार्थ खेत में जितना ज़्यादा होगा जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, यानी देसी खाद सबसे बड़ी बात है। जिस किसान भाई ने देसी खाद का प्रयोग ज़्यादा किया है और उसके साथ साथ जो हमारी हरी खाद है अगर पलटाई करी है तो और एजोला है, एजोला वगैरह आप डाल रहे हैं, केचुआ खाद डाल रहे हैं, आप देखेंगे जल धारण क्षमता उसकी बन जाती है। यानी रसायन यदि आपने प्रयोग किया तो ये जल धारण जो मिट्टी के कण होते हैं इनके बीच में जो कुछ नलिकाएं, बीच में जो कण है, दोनों कणों के बीच में जो अवशेष जो जगह स्थान है उस स्थान पे जो है ये जो रासायनिक उर्वरक हम डालते हैं तो इनके जो रेसिड्यू पार्ट है वो जाके फिक्स हो जाते हैं। यानी नलिकाएं अगर बंद हो जाएंगी तो पानी का चैनल बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही किसान अपनी खेत में अगर चाहते हैं कि पानी ज़्यादा दिन तक रुके, मिट्टी स्वस्थ हो, कम पानी लगे, तो आपको रासायनिक उर्वरकों पे निर्भरता छोड़नी होगी। जैव और प्राकृतिक देसी उर्वरकों को बढ़ावा देना होगा। ये जो पीएसबी कल्चर है, आप सोचिए कि जो डीएपी हम डालते हैं और इसका रेसिड्यू पार्ट जो होता है यानी 46% आपका फास्फोरस, 18% इसमें नाइट्रोजन, बाकी का पार्ट जो है वो एक तरह से कैरियर मटेरियल है। वो कैरियर मटेरियल कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो आपकी मिट्टी में पड़ा हुआ है। इस कैरियर मटेरियल जो बाधा बन रही मिट्टी में, इसको घोलने के लिए या इसको क्लीनिंग करने के लिए एक तरह से कहा जाए तो हमें कुछ न कुछ हमको उपाय करने होंगे। इससे अच्छा है कि हम जैव उर्वरक जो हैं काम वही करते हैं और जैव उर्वरक ज़्यादा कारगर हैं अपेक्षाकृत रासायनिक उर्वरकों के। रासायनिक उर्वरकों का वातावरण पे बहुत इम्पैक्ट होता है। यानी अगर आपने डीएपी कभी ऊपर से डाल दी तो वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है, वो नेचर में अपने आप चला जाएगा, कोई पौधे को नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर जैव उर्वरक हैं, वो जीव हैं और पड़े हुए हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में किसान को तत्काल नहीं, लॉन्ग टर्म कई वर्षों तक उसके लाभ मिलने वाले हैं। यह बात समझनी अब होगी कि हमारे जैव उर्वरक कितने बड़े प्रकृति ने हमको गिफ्ट दिए हैं। अगर इस गिफ्ट को नज़रअंदाज हमने कर दिया तो निश्चित तौर पे हम अपने लिए एक चुनौती। उत्तर प्रदेश में संभावित सूखे को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव से। अगला मेरा सवाल ये है कि सूखे को लेकर आपने बहुत सारी जानकारी किसानों को दी, वो फसल क्या बोएं, कैसे कौन सी खाद इस्तेमाल करें, पानी को कैसे खेत में रोकें, इस बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब क्या जो ड्रिप और स्प्रिंकलर होती है जिसे सिंचाई जैसी तकनीकों से इस स्थिति में प्रभावी हम कदम उठा सकते हैं और प्रभावी साबित होती हैं ये विधियाँ? बिल्कुल, देखिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हमेशा के लिए किसानों के लिए लाभप्रद रही हैं। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम निकाल करके खेत में भर देते हैं तो लगता है कि फसल उत्पादन ऐसा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा जैसे ही हम पानी लगाते हैं फसल हमारी पीली हो जाती है, नीचे के पत्ते हमारे पीले दिखने, क्योंकि हवा का संचार रुक जाता है। ये बात हमें समझनी होगी कि किसी भी फसल को बूंद बूंद पानी चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए। ऐसी नमी नहीं कि जिसमें कि पानी जो है बहुत ज़्यादा भरा रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो निश्चित तौर पे जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा और जड़ें अगर अच्छे से नहीं फैलेंगी तो पोषक तत्वों का प्रबंधन पौधा नहीं ले पाएगा और ऐसे में हमारा फसल उत्पादन बाधित होता है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल निकाल देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा पानी देने से उत्पादन होगा, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, चाहे स्प्रिंकलर हो चाहे ड्रिप, बहुत ही कारगर है। और मुझे तो लगता है कि सभी किसानों को 100% किसान यदि अपना लें तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियों से हम बच जाएंगे। बिल्कुल। तो अगला मेरा सवाल इसी से है कि जल संरक्षण के लिए गांव स्तर पर कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक कहावत भी पहले स्लोगन कही जाती थी, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में।
एक बहुत बड़ी बात, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गूढ़ बात है, ये बात समझनी पड़ेगी। जो वर्षा का जल है, कोशिश करना चाहिए कि जो बारिश का जल है और सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, 3 तरह का लेयर है, हमें सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो बारिश का जल है, यानी ऊपर से जो जल आ रहा है, इस पे सारी फसलों का इसमें हम व्यवस्था कर लें। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम जो सतही जल हैं, यानी हमारी पोखरे पे है, झील पे है, या हमने वाटर संचयन, जल संचयन हमने किया है, तो वहाँ से भी हम ले करके स्टोर करके इस फसल का अपने जीवन यापन कर लें। अंतिम विकल्प जो होता है वो भूमिगत जल का है, यानी उस संसाधन को हमको लास्ट में करना है। जैसे शादी ब्याह में हम बेटियों की शादी करते हैं तो सोना या चांदी या कुछ देते हैं, वो इसलिए होता है कि विपरीत अवस्था परिस्थितियों में वो उसके मदद में काम आए। हम गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लास्ट विकल्प जो हमारा पाता भूगर्भ जल है उसको पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और सतही जल और बारिश के जल पे निर्भरता ज़्यादा नहीं हम करते हैं। यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि बारिश के जल को संचयन करें। बारिश का खेत का पानी ज़्यादा से ज़्यादा कब आएगा? जब हमारा खेत समतलीकरण होगा। खेत समतल होगा तो निश्चित तौर पे जो बारिश का पानी आएगा वो हमारे नीचे जाएगा, और मेड़ चौड़ीकरण होगी तो जो भूगर्भ जल है, सतही जल है, वो हमारा जितना स्ट्रांग होगा वो आने जल में हमारे ही संचार बढ़ रहा है तो हमारे ही खेत में हमें जल उपलब्धता देता रहेगा। लेकिन आज जो अनरूलेटेड लैंड है, ऊपर नीचे है, लेजर लेवलिंग नहीं किसान कराते हैं, तो क्या होगा, बारिश का पानी आया और सारे पोषक तत्वों को भी बहा के ले जाता है। और ख़ास तौर से ये जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, ये मिट्टी में जाकर के कणिकाओं के बीच में ब्लॉकेज कर दे रहे हैं, जिससे कि पाइपलाइन पूरी चेन टूट गई है। और इस चेन टूट जाएगी तो निश्चित तौर पर जल धारण क्षमता अगर ख़त्म हो गई तो एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ जाएगा। डॉक्टर दया श्रीवास्तव साहब, अगला मेरा सवाल ये है कि क्या सूखा रोधी बीज जो है वो किसानों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही है कि कम दिन आजकल बहुत सारी ऐसे कम अवधि की प्रजातियां हैं। जैसे अगर धान भी कर रहे हैं तो 80 से 90 दिन के धान की प्रजातियां जिसमें कम पानी की लगती है। मोटे अनाज मैंने पहले ही कहा कि ये कम दिन में 90 दिन में 100 दिन में हो जा रही, तो हमें कम अवधि वाली फसलें। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पारंपरिक बीज हैं ये जल को लेकर के बहुत ज़्यादा इनकी मांग नहीं रहती, ये हमारे वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो ऐसे में कम पोषक तत्व, कम पानी और वातावरण जो है, जो हमारे एक तरह से हितैषी जो है, जो वातावरण को अनुकूलित हमारी फसलें हैं, ऐसी फसलों का चुनाव भी हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो सकता है कि हम फसल अवधि के अनुसार अपनी स्थिति को देखते हुए आगे के इंटरक्रॉपिंग प्लान, आगे की क्रॉप प्लान देखते हुए फसल जब प्लान करते हैं, और संसाधन अगर हमारे पास पानी का संकट नहीं है तो क्यों हम लंबी अवधि की फसल लगाएंगे। तो ऐसे भी अगर हमने प्लान किया तो निश्चित तौर पे इस चुनौतियों से हम बहुत आराम से बच सकते हैं। आपने खेती किसानी और किसानों से जुड़ी तमाम समस्याओं को बताया, लेकिन आपने एक जोर जो दिया था शुरुआती दौर में कि पशुओं के बिना खेती अधूरी है। तो ऐसे में जब सूखे की स्थिति बताई जा रही है तो पशुपालकों को कौन कौन सी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए ये मैंने शुरू में ही कहा कि खेती और पशुपालन दोनों का अभिन्न रिश्ता है। जब हमारे सूखे की स्थिति होती है तो जलाशय नहीं भरेंगे, यानी हमारे आसपास के जो जल संचयन, क्योंकि पशुओं को भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी और उनको भी हम एक तरह से वो परिवेश देना चाहते हैं। क्योंकि जो फसलें हैं, अगर हमारी विविधीकरण जो फसलें आती हैं तो वो पशुओं का एक तरह से भोजन के रूप में भी हमको उपलब्धता होती है। चारे की समस्या है, क्योंकि जब कम पानी होगा तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे में जो हमारा बीज उत्पादन जो है, जो चारे का बीज उत्पादन है, ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इसमें हमारे पशुओं के लिए भी हरे चारे की उपलब्धता, और दूसरी बात ये है कम पानी में ये पशु चारा यानी चारा उत्पादन में बहुत संभावनाएं हैं। और हमारे देश में चारे का जो संकट है, आप देखिए हरा चारा नहीं मिलता या बीज नहीं मिलते हैं कुछ जगहों पे। तो इस तरह से पशु चारे की जो समस्या देश में उभर रही है, ये हमारे लिए एक तो समस्या वर्तमान में, लेकिन ये दूसरी तरफ पे देखें तो ये अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे सेक्टर्स में हमें पशुओं के कुछ जगहों पे, कुछ प्रदेशों में तो चारे बिकने लगे हैं, अब हरे चारे बिकने लगे हैं। तो ऐसे में इसको उपलब्धता हमको, इसका एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए अवसर जो है देख करके ऐसी चीज़ों का चयन करें। हमें कुल मिला के किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ की ओर अग्रसर करना है, यानी मौसम आधारित में जो लाभ दें, मूल्य अच्छा मिलेगा, किसान हमारा संपन्न होगा, तो निश्चित तौर पर पैसा मिलना चाहिए। और पैसा मिलने के लिए फसल
को अपने हिसाब से मौसम के आधार पर चयन करना, यानी जिसमें सब दिशा में सब किसान कर रहे हैं उसमें न करके हमें विविधीकरण पे यदि हम जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम सारी चुनौतियों से बड़े आराम से निपट सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में संभावित सूखे को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव से, जो आपको सुझाव दे रहे हैं। चूँकि अभी से आपकी बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर जो किसानों के सामने चुनौतियां होती हैं ऐसी स्थिति में, तो उससे आप सहज निपट सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ये भी आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि कौन से हम ज़्यादातर उर्वरकों का इस्तेमाल करें और खेती बाड़ी में पानी को लेकर के कितना महत्व होता है, और कैसे हम कम पानी में अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, और कैसे मोटे अनाज को हम अगर ज़्यादा आगे चल कर के हम फसल बोते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। हमारा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि ऐसी स्थितियों में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है वो संक्षेप में एक बार अगर आप दर्शकों को बता देंगे तो उनके जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल, मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर खेती की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले भूमि पे केंद्रित करना चाहिए, यानी मृदा हमारी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। सबसे मुख्य बात, पहला नंबर की बात है खेत का समतलीकरण। यदि आपका खेत समतल नहीं है तो आप बहुत बड़े संकट में आ रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि खेत समतलीकरण न होने से आपके मिट्टी का कटान या पानी से जो है पोषक तत्वों का बहाव हो जाएगा। जो भी आपके फसल आप इधर से डाल रहे हैं और बह करके दूसरे के खेत में चला जा रहा है तो आपका लॉस हो रहा है। सबसे पहली बात है, अगर आपको खेती करना है तो इस समय बहुत सही समय है, आप खेत को समतलीकरण करें। समतल खेत करेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा, पहली बात। दूसरे नंबर पे चौड़ी मेड़बंदी करें आप, क्योंकि जो बारिश का पानी आएगा, जितना भी पानी आए वो आपके जल में, नीचे भूमिगत जल में जाए, जल स्रोतों में जाए, मिट्टी के कणिकाओं के बीच में जाएगा, खेत का पानी खेत में जाएगा, और अपने गांव में भी इस तरह जाए। तीसरे नंबर की बात, अपने खेत में हरी खाद, जैविक देसी खाद का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें। ये जल धारण क्षमता बढ़ाती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, मृदा में जैविक कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा मृदा में जैविक कार्बन होगा, जल धारण क्षमता इतनी अच्छी होगी, उतना पानी कम लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने मिट्टी की सेहत की जांच जरूर कराएं। यह पता करें कि इस मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है। जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी फसल, कोई भी मिट्टी, इस मिट्टी में सोचते हैं कि हर एक फसल हो जाएगी या किसी भी अवधि की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी भूमि अम्लीय है या आपकी क्षारीय है या किसी भी पोषक तत्वों की इसमें कमी है, ज़्यादा कार्बनिक तत्व कम है, तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करके मिट्टी के अनुरूप फसल चयन करें। अगर इसमें पानी ज़्यादा नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है, लंबी अवधि की पानी फसल आपने ले लिया तो निश्चित तौर पर आपके लिए संकट आएगा। तो ऐसे में अपनी स्थिति, कहते हैं ना, जैसी हमारी स्थिति वैसे हिसाब से चुनाव करें। तो अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अगली बात, जो भूमि उपचार है, ये बहुत बड़ी बात है। मिट्टी में एक तो जो है हमारे पास वैसे ही आपदा आ रही है, दूसरी बात ये ज़मीन में जो शत्रु बैठे हैं, जो दुश्मन कीड़े बैठे हैं, इनको भी क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके फसल में बाधा हैं। इसलिए आपका बीज शोधन, भूमि शोधन अवश्य है, और इसके लिए जैविक पद्धतियाँ बहुत कारगर है। यदि किसान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, मेटाराइजियम, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास, ये 4-5 अगर आप कर सकते हैं, इनको मिला करके देसी खाद में अगर आप एक बार डाल देंगे, आप कोई भी फसल लगा के देख लें, ज़मीन के अंदर के जो लॉसेज हैं, जो पेस्ट नुकसान करते हैं, इससे आप काफ़ी हद तक 30 से 40% यदि बच जाते हैं तो शायद ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा आपको उपज में कन्वर्जन हो जाएगा, और ये मिट्टी में आपके बढ़ते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, इन पद्धतियों को जो ये बहुत आसानी से किसान भाई, छोटा से छोटा किसान भाई हमारा कर सकता है, इसको करना चाहिए। इसमें कहीं भी बाज़ार पे निर्भर, क्योंकि किसान अगर बाज़ार पे निर्भर रहेगा तो निश्चित तौर पे उसे चुनौती का सामना करना, क्योंकि बाज़ार का डीजल का रेट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे उत्पादों का रेट बढ़ेगा, कमोडिटी बढ़ेगी। तो इसलिए बीज, अपनी खाद, अपनी दवाई, ये 3 मंत्र यदि किसान भाई अपना लें, दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान हर एक चुनौती से लड़ सकता है। दूसरी बात, प्राकृतिक प्रबंधन, प्रकृति को ध्यान में रखना होगा। यदि हमारी प्रकृति हमारे साथ है तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। तो प्राकृतिक प्रबंधन के लिए मित्र जीवों और शत्रु का जो समन्वय होता है 2:1, यानी आपके यदि 2 दुश्मन हैं
एक मित्र बैठा है, आपको किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें मित्रों कीट को बुलाने के लिए जो फूलों की खेती हमने बंद कर दी है, मैं एक मॉडल छोटा सा आपको कह रहा हूँ, आप इस्तेमाल करके देखिए। कोई भी फसल आप लगाते हैं, 4 घनी कतार किनारे किनारे 1 माह पहले अपने खेत के किनारे किनारे एक बॉर्डर क्रॉप के रूप में चाहे ज्वार, बाजरा या मक्का की आप लगा दें, और उसके बाद किनारे किनारे गेंदे के फूल या सूरजमुखी के फूल या अन्य कोई गाजर, धनिया के फूल लगा दें। क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि जो आपकी बाउंड्री बनी है, दूसरे दुश्मन कीट नहीं आएंगे। इसके किनारे जो फूल लगाया है, मित्र कीटे आ रहे हैं, यानी आपने मित्र को बुलाया, शत्रु को रोक दिया। मित्र को जब आएंगे तो शत्रु को मारेंगे, और दूसरा दुश्मन तो आपने रोक ही लिया। तीसरी बात, फ़ायदा क्या होगा, पशु के लिए चारा भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अलग से कोई ज़मीन नहीं है हमारे पास। तो वो जो हिस्सा है, हर एक का हिस्सा बना हुआ है, तो वो जो किनारे किनारे जो हमारे बने हैं, वो पशुओं के लिए हरा चारा भी मिल गया, हमारी फसल भी अच्छी हो गई। और एक तरह से जो ये आंधी तूफान या जो अन्य पेस्ट कीड़ों का है, जल संचयन की बात आ रही, सभी का संतुलन एक बना करके कम लागत में, आपको बता रहा हूँ, 2 स्प्रे आपका बच सकता है यदि आपने ये पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी विधि बीच बीच में आपने सहफसली के रूप में गेंदे की फसल जैसे अंतःफसली के रूप में लगा दी है। आपने किनारे किनारे ज्वार, बाजरा, मक्का की आपने कहा, तो मक्के किसी भी आपको उत्पादन मिल जाएगा और आपके फसल को प्रोटेक्ट करेगा बाहरी कैलेमिटी से। तो यदि आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा, और निगरानी बहुत आवश्यक है, किसान भाई को अपने खेतों की स्वयं निगरानी करें, जितना ज़्यादा हो सके जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, जैविक कीटनाशी घर पे बनाएं, और ये दोनों सुगम है, कम लागत में, कम पूंजी में किसान को सशक्त करते। कोई भी फसल लगाएं, अपना इनपुट कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपने इनपुट कंट्रोल कर दिया, और निश्चित तौर पे दूसरी बात यह है कि ये जो जैविक से जो उत्पादन होते हैं कि जड़ें मजबूत होती हैं, पौधा स्वस्थ होगा, हर एक कैलामिटी से, हर एक विपत्ति से ये पौधे लड़ सकते हैं यदि आप स्वस्थ हैं। तो फसल को स्वस्थ करने का एक ही मंत्र है, फसल को स्वस्थ करें, मिट्टी को स्वस्थ करें, फसल आपकी स्वस्थ हो जाएगी। सारी विपदा से लड़ने के लिए फसल आपकी सक्षम है। तो केवल इसमें जागरूकता एक पहल है, और इस जागरूकता के माध्यम से हम एक दूसरे को, किसान भाइयों की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, और किसी भी चुनौती से हम लड़ने में सक्षम हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कृषि वैज्ञानिक के ये सुझाव, ये टिप्स आपके लिए बहुत कारगर हैं। इनको यदि आप अपनाते हैं तो किसी भी चुनौती से आप मुकाबला कर सकते हैं, और जो आय बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें भी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि आय के बिना आपका हर चीज़ अधूरा रहता है। तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाएं, और सूखे की स्थिति को देखते हुए जो दिए गए सुझाव हैं उनको यदि आप खेतीबाड़ी में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर जो भविष्य में होने वाला नुकसान है उसको आप कम कर सकते हैं, और आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। आगे उम्मीद करेंगे किसानों के लिए और भी आप ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के सुझाव देते रहेंगे, और हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।